जय हिंद दोस्तों। आज 23 अगस्त 2023 को एक पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही खुश खबरी वाला दिन है। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक साउथ पोल पर सॉफ्ट तरीके से उतर जाना, इससे पूरा देश झूम रहा है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह भी है, उसके साथ साथ जानना यह है कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक साउथ पोल पर उतर जाने के बाद और ऐसी उपलब्धि भारत को पूरे विश्व में एकमात्र स्थिति में मिली है। एकमात्र भारत ही ऐसा है जिसने साउथ पोल पर अपने किसी यान को सफल लैंडिंग उसकी कराई है। लेकिन हमें जानना ये तो सभी को पता है कि चंद्रयान या कोई भी विमान अगर अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उसके पीछे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है और कोई भी देश बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं फ्यूचर में। सिर्फ उस देश के लिए ही नहीं वरन पूरे संसार, पूरे विश्व भर में लाभ होते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां, इंफॉर्मेशन है वो बहुत सुगमता से और स्पष्टता से और एप्रोप्रिएट मिलने लगती हैं और साथ ही साथ वहां जीवन जीने की एक उम्मीद, कोई स्थान ऐसा भी कुछ निकल सकता है कि वहां जीवन इंसान का संभव हो और कोई खनिज, महत्वपूर्ण खनिज वहां से निकल सकते हैं और वो महत्वपूर्ण खनिज ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी देश के लिए, किसी के भी लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते भी हैं। तो मोटा मोटी अगर बात करें अपनी बात को शॉर्ट में, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि चंद्रयान 3 का अगर फायदा होता है तो उस फायदे को लूटने वाला कौन है। गौर से सुनिए, फिर से एक बार आपको इस बात को कह रहा हूं। ये अपने प्रश्न का उत्तर मैं आपको 2-3 मिनट बाद बता दूंगा अपनी बात में। कृपया पूरी मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि अगर चंद्रयान 3 से, चंद्रयान या 3 के सफल लैंडिंग के बाद हमारे भारत को जो भी फायदा होता है, तो कहीं मेरी शंका है कि उस फायदे पर किसकी नजर है। कोई वो फायदा जो कि पूरे भारत के लोगों का फायदा होना चाहिए, पूरे भारत के नागरिकों का फायदा होना चाहिए, उसको कौन लूट सकता है। तो उस फायदा हो रहा है, इसके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और सर्वप्रथम मैं अपनी बात कहने से पहले पूरे भारत के लोगों को जय हिंद के साथ चंद्रयान 3 की पूरे भारतवासियों को सद्भावना पूर्वक दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे भारत का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया और हम भारतीयों की शान बढ़ाई। लेकिन अब बात आती है यह कि वैज्ञानिकों ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन अब क्या भारतीयों का क्या फर्ज है। वैज्ञानिकों ने तो यान पहुंचा दिया, वहां से होने वाले फायदे भी वैज्ञानिक बता देंगे। कुछ जांच के बाद या इन्वेस्टिगेशंस जांच होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी, वो फायदे भी ऑब्वियस सी बात है, वो जितने भी फायदे होंगे उन पे सबसे पहला अधिकार अगर होगा साउथ पोल से, तो अगर फायदा होगा तो सिर्फ एकमात्र भारत का होगा और होना चाहिए और होता भी, होना ही चाहिए। वो होना चाहिए क्या, होगा ही होगा, है ना। अब मैं होगा ही होगा, तो यही तो मेरी शंका है। होना चाहिए, होगा नहीं होगा, उसको सुरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं जागरूक करने के लिए ये वीडियो आपको बना रहा हूं, क्योंकि आज ही सफल लैंडिंग हुई है। तो बिना समय खराब किए सोने ही जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने देखा कि बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सफल लैंडिंग तो हो गई, वैज्ञानिकों ने अपना कार्य भी सफलतापूर्वक करके दिखा दिया, लेकिन अब भारत के देशवासियों का फर्ज है कि उस सफलतापूर्वक विमान के उतरने के बाद, और जैसा कि कहा जा रहा है कि चंदा मामा अब दूर के नहीं टूर के हो गए हैं, तो अगर चंदा मामा हमसे अब दूर नहीं रहे, पास हो गए, टूर के हो गए, हम लोग वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां के खनिजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां की सूचनाओं को अपने फायदे के लिए, पूरे मानव जनजाति के फायदे के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अगर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमें यह भी देखना है कि वो जो चंद्रयान 3 की सफलता जो हमको बहुत सारा फायदा
जो दिलाने वाली है उसका लूट ना कर पाए कोई, उससे उत्पन्न जो धन संपदा जो भी उत्पन्न होने वाली है, या एक अगर मान लें आर्थिक रूप से जो फायदा होने वाला है थोड़ी देर के लिए, अन्य आर्थिक रूप के अलावा अन्य प्रकार के फायदे भी होंगे, लेकिन मेन बात है कि आर्थिक रूप से जो फायदा होने वाला है कहीं उस पर दोबारा से डाका ना पड़ जाए। इतनी सालों बाद ये भारत अपने आप को, जबकि जब देश आजाद हुआ, और मैंने पुरानी पिक्चरें देखी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर डली हैं, कि तब मिसाइलें छोड़ी जाती थी तो संसाधन ऐसे नहीं होते थे। मैंने देखा है कि वैज्ञानिक कुछ साइकिलों पे मिसाइलें लटके जा रही हैं, तब इतनी रोडें भी नहीं थी, इतना बिजली का नेटवर्क भी नहीं था पूरे भारत में, इतने संसाधन भी नहीं थे। वहां से उठ के हमने इतनी तरक्की कर ली। बड़ी खुशी की बात है कि अब हम सफलतापूर्वक पूरे विश्व में पहली बार चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर सोचने की बात यह है, इतनी तरक्की कर ली देश ने, लेकिन क्या भारत के आम आदमियों को अब तक कोई भी जो बेसिक नीड पूरी करने वाली, गरिमापूर्ण जीवन जीने वाली, जिंदा रहने के लिए अगर यूं कहें तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो क्या अब तक मिल पाई हैं? 80% देश मध्यम वर्गीय परिवार और उससे नीचे का देश माना जाता है, लेकिन उन सब की जेब खाली है, उन सब के अधिकारों से अब तक वो वंचित हैं। ना तो किसी व्यक्ति को, आप बताइए, ईमानदारी से बताना अपने दिल पे हाथ रखकर, आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, अगर आप किसी सरकारी संस्थान में, अगर मैं उदाहरणतः कहूं, अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो क्या आप इलाज कराना पसंद करेंगे? क्या आपका इलाज वहां उसी भांति से होता है जिस प्रकार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ट्रीट किया जाता है? और आज के इस वर्तमान कलयुग तो इस तरीके का है कि सरकारी में इलाज नहीं है और प्राइवेट में, आप समझिए, मुंह से मत कहलवाओ, प्राइवेट में भ्रष्टाचार, ज्यादातर, मैं सबकी तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि वो फुंसी का कैंसर बना देते हैं और बस पैसा ऐंठने का काम करते हैं लोगों से। लोगों के खेत बिचकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने को मजबूर होते हैं। और सेम तरीका हमारी शिक्षा व्यवस्था का है कि आप बताइए, मैं पूरे भारत के लोगों से कह रहा हूं, क्या हम लोग ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं क्या वहां पर उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है जहां जैसी शिक्षा व्यवस्था की प्राइवेट संस्थानों में है? क्यों नहीं है? जब भारत ईमानदारी से मेहनत करके, इतना इन्वेस्ट करके चंद्रयान 3 पर पहुंच सकता, चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग करा सकता है, चंद्रमा पे पहुंच सकता है, तो सिर्फ ये तीन चीजें, 3 अधिकार, मैं 4 कह दूं, एक स्वास्थ्य का, हमारे सरकारी हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसे क्यों नहीं हो सकते हैं? उनमें सुविधाएं ऐसी क्यों नहीं हो सकती हैं? और एक हमारे शिक्षा, हमारे स्कूल विद्यालय प्राइवेट स्कूलों के जैसे शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? एक समान शिक्षा प्रणाली कैसे नहीं हो सकती? और तीसरा, हमको बोलने का अधिकार, हमारे आरटीआई पे हम लोगों को अपना विचार रखने का अधिकार, जो संविधान में तो है, लेकिन उसको समय समय पर आरटीआई में संशोधन कर सीमित करने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद चौथा मैं कहता हूं कि सबको न्याय व्यवस्था का अधिकार। क्या ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, आप किसी भी जाति धर्म के हो, मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ बात कर रहा हूं तो भारत की बात कर रहा हूं। क्या ईमानदारी से बताइए, एक मध्यम वर्गीय परिवार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ सकता है क्या? किसी अच्छे वकील को फीस दे सकता है क्या? और ये भी बता दूं, लोग सोचें कि हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 या 10,000 या 20,000 में काम होता है, और जो 10,000, 20,000 या 2,000 दे के आते हैं, तो वो समझ लीजिए वो उनकी किस्मत के ऊपर उनको न्याय मिल जाता होगा। अदरवाइज गुणवत्ता उसमें नहीं होती है। वकील होने के नाते, जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते भी है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक हिंदुस्तानी है। मैं वकील होने के नाते कह रहा हूं कि अगर हर प्रोफेशन में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार से वंचित
हमारी न्यायपालिका भी नहीं रही है। वकील भी कोई दूसरे सबरे धुले हुए नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन आप खुद समझिए अच्छे वकील को करने की हैसियत नहीं है मध्यम वर्गीय परिवार में, तो वो मजबूर है कि जो कम अनुभवी लोग हैं या नए व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनसे अपना केस लड़ाने के लिए मजबूर होते हैं। कि क्यों इतनी हाई फाई फीस भाई, क्यों सबकी पहुंच में, क्यों देश की आम जनता का हर व्यक्ति एक सी शिक्षा ले सकता है, क्यों ना देश का हर व्यक्ति एक सा वकील रख सकता है, सिर्फ पैसे नहीं है इसलिए, क्यों नहीं पूरे देश का व्यक्ति चाहे वो गरीब हो या अमीर हो एक जैसा इलाज की मांग कर सकता है। और अगर हम ऐसी मांगे अपने अपने ऐसे प्रधानमंत्री से अगर नहीं कर पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा हमें बोलने की शक्ति भी होनी चाहिए। हम अपना पक्ष भी अगर ना रख पाए कि अगर प्रधानमंत्री महोदय आपके शासनकाल में अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है तो इन चीजों, इन बिंदुओं पर भी ध्यान दीजिए, वो भी बहुत गौरव की बात है। और अगर ये 3-4 चीजें भी अगर आप देश के आम लोगों को दे देंगे तो अपना वो जीवन मरने की बजाय गरिमापूर्ण तरीके से जी पाएंगे। अब आते हैं अपने प्रश्न के उत्तर पर। अब तक 70-75 साल में जितना भी देश ने कमाया, शासन व्यवस्थाएं किसी की भी नहीं। अभी तक हम इन सब जो मैंने कहा है अधिकार, जो मूलभूत सुविधाएं अधिकार हैं जो सबके लिए गरिमापूर्ण जीवन के लिए चाहिए, उनकी प्राप्ति नहीं हो पाई है किसी को। अब देश में, जबकि इस देश ने महंगाई भी झेली, इस देश ने 100 रुपए का जो टैक्स होता था वो 1000 भी देना शुरू कर दिया, वो भी लग गया। हर तरीके से किस तरीके से पूंजी इस देश के आम लोगों से निकाली जा सकती थी, कानून बना बनाकर वो निकाली भी गई। चाहे वो जीएसटी लाई गई हो, चाहे वो कानून में जो पेनल्टियां हैं उनको बढ़ाकर इकट्ठी की गई, बहुत पैसा आया देश पर। लेकिन वो उस पैसे ने अमीर और गरीब की खाई को और बड़ा किया। मुझे नहीं पता, मुझे इतना जरूर पता है कि आम लोग आज भी अपने बच्चों को अपनी जेब से इतना टैक्स देने के बाद प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं। और अगर पैसे वाला इस देश में हुआ तो सुनने को बार बार मिलता है कि 2 या 3 वो कॉरपोरेट के घराने, वही 2 या 3 लोगों का बार बार नाम आता है। अब प्रश्न ये आता है कि ऑब्वियस सी बात है कि इस सफलता से, ये पूरी सफलता ना कि किसी एक की है, पूरे भारत की है। पूरे भारत का मतलब इस भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की है, क्योंकि इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति ताली बजा रहा है। आज हर व्यक्ति का दिल इतना खुश है कि हम मजबूत हो रहे हैं और शायद विश्व शक्ति बन जाएं। अगर इस पैसे का सदुपयोग हो पाए तो, अगर इस पैसे पे डाका डालने से हम बचा पाए तो, कहीं मेरा डर है कहीं ये पैसा किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को यहां से खनिज निकालने के लिए, पैकेज करने के लिए, वो सब करने के लिए बिना टर्म्स एंड कंडीशन और उनपे कोई ऐसा अपना नियंत्रण, सरकारों द्वारा ऐसा नियंत्रण लगाए बिना अगर दे दिया गया जिससे कि उसका पूरा का पूरा लाभ कॉर्पोरेट कंपनियां ले जाएं और भारत के लोग, भारत के निवासियों को सिवाय ताली बजाने के अलावा और कुछ हासिल ना हो, और इसके बाद भी 80 साल बाद शायद हम यही बात कर रहे हो या हमारी आने वाली पीढ़ी यही बात कर रही हो कि आज भी हमें इलाज एक सा नहीं मिल रहा, आज भी हमें प्राइवेट इलाज कराना पड़ रहा है, आज भी हमें शिक्षा एक सी नहीं मिल रही, आज भी हम न्याय से वंचित हैं। कहीं 80 साल बाद भी हमारी सेम स्थिति ना हो, क्योंकि अब तक देखा गया है कि भारत में जितना विकास कार्य हुआ है, क्या हुआ है बताइए। मूलभूत सुविधाएं आदमी को जीवन जीने के लिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब सबको पता है। और दवाई, किसानों के लिए सिंचाई, दवाई नहीं होगी तो इंसान इलाज के अभाव में मर जाएगा, ये किसको नहीं पता है। मकान, रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो इंसान मर जाएगा, रोटी आती है रोजगार से। और न्याय नहीं मिलेगा इंसान को तो वो क्या अपने आप को स्वतंत्र कहला पाएगा, क्या वो गरिमापूर्ण जीवन अपने आप जी पाएगा, क्या वो मानवीय जीवन जी पाएगा। सिर्फ ऐसे तो जानवर भी रह लेते हैं, मान लो किसी को रोटी भी मिल गया, इलाज भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अगर उसको न्याय नहीं मिला तो फिर वो मानव जाति में कहां कंसीडर किया गया, वो तो एक जानवर
पशु वाला जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया, कहां मानव वाला जीवन उसको मिला। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि बोलने का अधिकार और न्याय व्यवस्था और जिंदा रहने के लिए खाना और इलाज, इन चीज, ये मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं, कम से कम इसमें कटौती नहीं की जा सकती। और आज तक इस भारत में अगर कुछ हुआ है तो रोडें बनी। आज मैं कहता हूं इतने दिन बाद ईमानदारी से, कब रोड बनी, हमने रोड टैक्स भी दिया, हमने उसके बाद टोल टैक्स भी दिया, हम सबरेट टैक्स भी देते हैं, उसी टैक्स से रोड बनी। और उस पर कलेक्शन के लिए प्राइवेट कंपनियों को रखा गया। और मुझे नहीं पता कब, इनका कुछ नहीं पता होता कि कब इनका टोल टैक्स खत्म होगा। और लेकिन उस रोड का सही प्रयोग करता कौन है, ये तो देखो। उस रोड का सही प्रयोग करता है तो वो भी कॉरपोरेट और व्यापारी, उच्च क्वालिटी के व्यापारी वर्ग। मैं 80% लोगों में नहीं गिन रहा हूं, जो मध्यम वर्गीय बेचारे व्यापारी भाई है, मैं उनके लिए, वो तो हम जैसे ही हैं। जैसे अगर हम नौकरी कर रहे हैं या अपने खेत मकान से कहीं से कमा रहे हैं या किसी अन्य सोर्स से कमा रहे हैं, हम सब लोग उतना कमा रहे हैं जितना कि हम सिर्फ अपनी जीविका जी पाए। और शायद कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं कमा पा रहे। मैं उनकी कह रहा हूं, जो लोग इतना, अगर अंतर ही करना है, सुनिए मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, अगर अंतर ही करना है, अगर बंटना ही है इस देश को, तो जाति धर्म में मत बंटो। मैं कह रहा हूं, बंटो, गरीब बनाओ जाति, एक गरीब की और एक अमीर की। अब अमीर की क्या परिभाषा होगी, बस वो ध्यान रखने वाली बात है। अमीर की परिभाषा में कतई वो नहीं है कि जो 2 वक्त की दाल रोटी और अपनी दुकान चला रहा है, बेचारा शोरूम चला रहा है, आप उसको अमीर समझ बैठे, या वो खुद को अपने आप को अमीर समझ बैठे, 2-4 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति। मेरी डिक्शनरी में अमीर का मतलब वो अमीर नहीं है। मेरी डिक्शनरी का मतलब वो अमीर है जो अपने धन की ताकत के बल पर सरकारों को नियंत्रण कर सकता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? जो अपने धन की ताकत के बल पर सरकारों को के फैसले अपने हित में बदलवा सकता है, वो अमीर है। और उसके अलावा जितने भी बचे वो सब गरीब हैं, चाहे उस कंपनी का एमडी ही क्यों ना हो, चाहे कोई उस कंपनी का मैनेजर ही क्यों ना हो, उच्च क्वालिटी का टॉप मैनेजमेंट का क्यों ना हो, क्योंकि वो सैलरी पाता है, चाहे उसकी सैलरी 10 लाख रुपए महीना क्यों ना हो। लेकिन वो सरकारों को अपने धन के बल पर नियंत्रण में नहीं ला सकता। जब कॉरपोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, जिन पे असीमित तरीके से धन संग्रह हो जाता है, और वो भी हमारी बैंकों से लिया हुआ, हमारे ही देश के संसाधनों से लिया गया, कौन सा वो ऊपर से स्वर्ग से लेके आए थे या नरक से लेके आए थे? बताओ, जो कुछ होता है सब जमीन नहीं देती है, हमारी भारत माता, हमारी धरती माता ही तो देती है सबको। और जिस पे जबकि होना चाहिए सबका अधिकार, यहीं से लेकर और हमारी आंखों में धूल झोंक कर, और सबसे ज्यादा खजाने अगर भरते हैं तो वो अपने ही भरते हैं। और उस धन का प्रयोग सरकारों को अपनी कंपनियों के हित में करने के लिए मजबूर कर देते हैं या प्रभाव रखते हैं। दैट इज कॉल्ड रिच पर्सन। मैं उनके लिए कह रहा हूं, वह अमीर व्यक्ति हैं। कृपया करके मेरी बात को अदरवाइज ना लें, और वो अपने आप को अमीर ना समझें जो 10-20 लाख रुपए भी महीने क्यों ना कमा रहे हो। क्योंकि 20 लाख रुपए महीने भी अगर आप कमा रहे हो तो भी आप सरकारों को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते हो। आप तो भी अपने पैसे की दम पर सरकारों को प्रभावित नहीं कर सकते हो। सिर्फ प्रभावित कर सकता है तो वो जिसपे असीमित धन है, असीमित धन की ताकत है। वो हमारी आवाज को खरीद सकता है, हमारे देश के न्यूज चैनलों को खरीद सकता है। वो जानबूझ के, क्योंकि उनकी दवाइयों की कंपनी चलती रहे, वो जानबूझ के हमारे सरकारी हॉस्पिटलों को के लिए कोई अच्छी पॉलिसी प्लानिंग नहीं बनाने दे सकता है। तब बहाना लग जाएगा कि देश में पैसा नहीं है, देश की जनसंख्या ज्यादा है। मेरा तजुर्बा है, देश की जनसंख्या ज्यादा नहीं, जिस घर में जितने ज्यादा लोग होते हैं वह घर उतना ही मजबूत होता है, उसमें कमाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उसमें दिमाग चलाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। और आज जिस देश ने साबित कर दिया है कि, क्योंकि हम क्यों नहीं पूरा विश्व कर पाया आज तक, क्यों नहीं पूरे विश्व ने अपना चंद्रयान, अपना कोई भी विमान उतार पाया चांद पर, साउथ पोल पर, भारत ही क्यों? क्योंकि भारत के पास सोचने के लिए दिमाग बहुत है, भारत के पास लड़ने के लिए भुजाएं बहुत हैं, भारत के पास चलने के लिए पैर बहुत हैं, भारत के पास
गोली खाने के लिए सीने बहुत हैं, लेकिन जब वक्त आता है गोली खाने वाले ऐसे लोगों के परिवारों की सुरक्षा, मैं मणिपुर की घटना याद दिला दूं, उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा से संबंधित, या उनके घर में कोई बीमार हो या उनके बच्चों की पढ़ाई हो, तो यही कॉरपोरेट वाले लोग प्रभावित करके और मिस मार्केटिंग करके, एडवर्टाइजमेंट करके, मीडिया से खरीदवा के कहते हैं कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, कहते हैं कि भारत पर उचित धन नहीं है। ये दोगलापन है। भारत को लगातार 80 साल से छला जा रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर कह गए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं दहाड़ रहा हूं, बिना, मुझे खूब पता अच्छी तरह से कितने लोग बोलने वाले मार दिए जाते हैं, लेकिन आज वक्त आ गया है और आपको भी पता होगा। मैं इतना सा प्रयास कर रहा हूं, मुझको भी पता है, लेकिन कर रहा हूं। मरने से पहले खुशी ये होगी कि समाज ने मुझको अगर पढ़ाई लिखाई दी, आप ही लोगों ने दी है, इसी देश के लोगों ने दी है, यहीं के स्कूलों से पढ़ा हूं, यहीं के लोगों ने मुझे पढ़ाया है, यहीं के लोगों ने मुझे प्यार किया है। अगर आप लोगों ने मुझको इतना सा भी ज्ञान दिया है और उस ज्ञान में मैंने कहीं ना कहीं ईमानदारी, सच्चाई सीखी है, तो आज मैं 40 साल का हो गया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ तो मैं समाज के लिए वापस करने की भावना रखूं अपने दिल में। और इतिहास गवाह है कि अगर जब जब लोगों के अधिकारों को दिलाने की बात हुई होगी तो अपने पॉकेट से कोई नहीं दिला सकता है। उसके लिए आप लोगों को जागरूक करो, क्रांति लाओ। पहले के लोग कार्टून बनाकर, जब और कोई माध्यम नहीं होते थे, अगर मैं बाला साहब ठाकरे मुंबई वालों की बात करूं, वो भी एक बहुत अच्छे कुशल कार्टूनिस्ट थे। अगर मैं यूरोपीय क्रांति की बात करूं तो कितने लोगों ने कार्टून बनाकर दीवार पर यूरोपीय क्रांति लाने के लिए अपना अहम योगदान दिया। आज तुम्हारे पास अखबार है, मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वो अलग बात है। दुर्भाग्य है कि इस कॉरपोरेट के चक्कर में हमारा जो, सच में हमारी जो जवान थी, हमारी मीडिया थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर ली गई। लोग इसलिए उसको गोदी मीडिया कहने लगे। आज शुक्र है कि हमारे पास ये माध्यम है सोशल मीडिया का, उस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, जिससे कि हम और आप सब गरीब लोग, यानी कि वही लोग छोड़ दो जो सरकारों को प्रभावित कर सकते हैं, बाकी सब गरीब हैं। अगर हो जाओ, बटना है तो गरीब एक हो जाओ सब, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, और अमीरों को अकेला छोड़ दो। आप उंगलियों में गिन लोगे उन अमीरों को जो सरकारों को प्रभावित करते हैं। मेरी गारंटी है, एक बार आप एक मुश्त होकर गरीब एक तरफ हो जाओ, क्योंकि गरीब हमेशा शोषित होता है। अगर शोषण किया जाता है तो कमजोर का, और कमजोर होता वो है जो गरीब है, जिसपे धन नहीं है, सम्मान नहीं मिलता है, तो उसको नहीं मिल रहा आज इस कलयुग में, जिसपे धन नहीं है। हर जगह, हर पल अगर ठगा जा रहा है, सही करने के बाद भी अगर उसको बदनाम किया जा रहा है, तो वो है जिसके पास धन नहीं है। इसका मतलब वो गरीब है। अरे छोड़ो, कोई कहता है कि पंडितों ने अत्याचार किया, कोई कहता है कि ठाकुरों ने अत्याचार किया, कोई कहता है कि फलानों ने अत्याचार किया। मैं कहता हूं 1947 के बाद भूलो उन सब बातों को, गड़े मुर्दे उखाड़ने बंद करो। आज पंडित भी गरीब हैं, ठाकुर भी गरीब हैं, यादव भी गरीब हैं, जाट भी गरीब हैं, और वाल्मीकि समाज के भी गरीब हैं। वो पैसे वाले भी हैं, जाट पैसे वाले भी हैं, यादव पैसे वाले भी हैं, सब हैं। अब हमको लाना है तो ये लाना है कि सब लोग अपनी मेहनत के हिसाब से, किसी का हक कोई या कुछ लोग न खा पाए। आपस में हम सबको लड़ा के उंगलियों पे गिन सकने वाले लोग, जिनको आप उंगली पे गिन सकते हो, 10, 15, 20, बस सिर्फ 15-20 लोगों को छोड़कर पूरा देश है तो गरीब है। अगर आप ना भरोसा माने तो सीएजी की रिपोर्ट उठा के देखिए। देश की इनकम जरूर बढ़ी है, क्योंकि वो हमारे, अब क्या कहूं, हमारे देश में वो रहते हैं तो देश की इनकम में जरूर उनकी कहा जाता है कि भारत पे पैसा है। क्या भारत के नागरिकों पे पैसा है? प्रत्येक नागरिक पर समानता से? क्या जीडीपी क्या बोल रही है? पर जीडीपी जरूर ऊपर गई है, पर कैपिटा इनकम क्या है? पर व्यक्ति आय कितनी है? क्या हर व्यक्ति धनवान हुआ है? बात ये देखनी है। देखो, ये बात तो साबित हो गई सीएजी की रिपोर्ट से कि पैसा भारत पे बहुत है, लेकिन
व्यक्तियों के जेब में और हाथ में नहीं है। वो सिर्फ उंगलियों पे गिने चुकने वाले, गिन सकते हैं आप, 15, 20, 25 लोगों के पास है। तो कहीं वही 20-25 लोग जैसे कि अब तक 70-80 साल से ठगते हुए चले आ रहे हैं, कहीं यहां से भी जो खनिज पैदा होगा, चंद्रमा से अगर कहीं कोई खनिज, कोई फायदा अगर मिलता है, भगवान करे मिले, मैं तो चाहता हूं, नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि हमें क्या हासिल हुआ। अगर हमें कुछ भी हासिल हो रहा है और होता है तो बस मेरा कहने का मतलब इतना है कि उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन चंद लोग, 20-25 लोगों का नहीं होना चाहिए, उन सब लोगों का होना चाहिए जो आज सब लोग ताली बजा रहे हैं। हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर व्यक्ति पे उनका शेयर, हिस्सा जरूर पहुंचे, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने खोज की है, भारत के लोगों ने खुशी में, भारत के लोगों का अधिकार है। भारत के वैज्ञानिकों ने जो सफलता पाई है वो भारत के किसी 20-25 लोगों के लिए नहीं पाई है, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए पाई है, भारत के पूरे भारत के लिए पाई है। तो ये महत्वपूर्ण। अच्छा, अब एक आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? हम सुरक्षित जब ही रख पाएंगे, उसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम वही कि अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म जातियों में बंटना पहले बंद करें, और अगर बंटना है तो गरीब और अमीर में बंट जाएं। देख लें, आप अपने आप को अमीर कहने से पहले ये सोच लें आप अमीर हैं कि नहीं। अगर आप अपने आप को अमीर समझते हैं या कहते हैं या मानते हैं तो आप देख लीजिएगा, क्या आपके कहने पर भारत की सरकार अपने निर्णय बदल सकती है? अगर नहीं बदल सकती, आपके धन की ताकत पर अगर आप सरकारों से अपने फैसले नहीं करा सकते, सरकारों को प्रभावित नहीं कर सकते, तो आप अमीरों की संज्ञा में नहीं है। सर, मेरे प्यारे भाई, आप अपने आप को अमीरों की संज्ञा में ना लें, आप हम जैसे गरीबों की संज्ञा में लें। आप सब गरीब हैं, अगर बंटना है तो गरीब हो, एक हो जाओ और ऐसे नेता को दूर भगा दो जिसने चुनाव के समय कोई भी बात की हो, जुमलेबाजी की हो, झूठे वादे किए हो और उनके पूरे ना होने पर सिर्फ इस्तेमाल किया हो। तो फ्यूचर टेंस, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस कि ये होगा, ये करेंगे, ये होगा, ये करेंगे, या इतिहास उखाड़ा हो, पुराने लोगों के ऊपर या दूसरों के ऊपर ठीकरे फोड़े हो, तो समझ लेना कि वो नेता, और किस नेता के दौर में, ये भी याद रखना है, वो नेता कोई भी हो सकता है, किस नेता के दौर में किस उद्योगपति को कितना फायदा हुआ, किसका ग्राफ कितनी जल्दी बढ़ा, ये आप सीएजी की रिपोर्ट से या अन्य कई सारे माध्यम है, आज आप वहां से पता करके देख सकते हैं। और कम से कम ऐसे नेताओं से सावधान रहना, क्योंकि वही लोग उन पूंजीपतियों को अनुचित लाभ देते हैं या उनके प्रभाव में आकर ऐसी नीतियां आज तक बनाते हुए आए कि जिससे परिणाम ये निकला है कि आज हम लोग मजबूर हैं, देश के 76 साल बाद भी, देश के 76 साल आजादी होने के बाद भी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया इस साल हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से। उसके बाद भी देश का नागरिक, गरीब नागरिक, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय किसान व्यक्ति मजबूर है अपनी मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए शिक्षण सरकारी संस्थानों में धक्के खाता है। एक डॉक्टर इस तरीके से भगा, अगर मैं भी चला जाऊं वकील होने के बाद, अगर उसको ना पता लगे और मैं भी चला जाऊं, तो वो डॉक्टर कहेगा अपने अधिकार अगर मांगू तो हो सकता है वो कह दे इतने ही तुम अगर बड़े हो या कानून के ज्ञाता हो तो यहां क्यों आए हो, प्राइवेट में इलाज करा लो। सरकारी में जाता हूं तो आपको पता ही है वहां हालत क्या है, मुझे बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय है। उनका अगर कंपैरिजन आप प्राइवेट स्कूलों से करें तो, और मैं जिन पूंजीपतियों नेताओं की बात बता रहा हूं आपको, उनके बच्चे कितनों के बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, ये नोट वाली बात है। हिंदुस्तान की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज भी अगर हैं तो उनमें भी दाखिल कितने लोग, क्या 140 करोड़ या जितने उसमें परिवार है देश के अंदर, क्या उनके बच्चे के लिए पर्याप्त है शिक्षण संस्थान बने, एम्स बने, हॉस्पिटल बने, कि कागजों पे बने या धरातल पे? अगर बने तो बताओ
किस किस के जिले में किस किस का इलाज हो गया। आज कौन फिर अगर बने हैं तो इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतनी लाइन और भीड़ कैसे लगी है? ये कैसे 5 सितारा होटल की तरह, 5 स्टार होटल की तरह बनते चले जा रहे हैं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे चिकित्सालय हो। और अगर जो लोग माने तो अपनी आंखों को में धूल झोंकने का काम कर रहे हो यार। वास्तविकता में संबंध रखिए। कौन सा फायदा मिला? अगर आप रोड की कहें तो रोड का सबसे ज्यादा कितना चलता है आदमी रोड पे, मध्यम वर्गीय परिवार। कभी जीवन में पूरे महीने की एक छुट्टी में कभी चला जाता होगा, या किसी के हारी दुखारी बीमारी में किसी से मिलने मजबूरी में जाता है, तो भी उसको 1200 रुपए टोल देना पड़ता है। अगर आगरा से लखनऊ तक भी जाए 1000-1200 जो भी लगता है, ठीक है कि नहीं? और आप बताइए, क्या 1000 रुपए की वैल्यू आपके मेरे लिए और एक रिक्शा चलाने वाले के लिए, अगर उसके अभी कोई बीमार होगा, बेचारा किराए पे टैक्सी करके ले जाएगा, उसके लिए 1000 रुपए और आपके लिए 1000 रुपए बराबर है? और अंबानी अडानी के लिए 1000 रुपए बराबर है? 1000 नहीं, अगर 10,000 भी गिर जाएंगे अंबानी अडानी जी की जेब से तो शायद वो उठाने की जहमत नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या का टैक्स? उनके लिए किस बात का टैक्स? क्या इनकम के हिसाब से रोड पे टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? प्रश्न इस बात का आ रहा है। तो भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खुशी आज पूरे भारत को है, मुझको भी है। बस साइंटिस्टों को इसी प्रकार से मेहनत करने दो। क्या क्या खनिज मिलते हैं, क्या क्या वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका पूरे भारत के लोगों को इंतजार है, मुझको भी इंतजार है। और सतर्कता इस बात की निभानी है, ऐसे नेताओं से सावधान रहना है और ऐसे लोगों से, क्योंकि नेता भाई किसी पूंजीपति की हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे हक का पैसा, हम गरीबों के हक का पैसा हमसे लूट पाए। अगर उस पैसे को लूटने में अगर कोई मदद करता है तो हमारे तुम्हारे चुने हुए प्रतिनिधि, याद रखिए। अब ये आपको समझना है कि कौन प्रतिनिधि हमारा हक लूटने से बचा सकता है, कौन पूंजीवाद के फेवर में है और कौन गरीब, शोषित, वंचित, नौजवान, जवान, किसान इनके फेवर में है। मेरा इशारा, समझदार को इशारा बहुत होता है, आप समझदार हैं। क्योंकि जब इस देश ने कष्ट झेले, जो कोई भी दुविधा आई, हमेशा कह दिया गया फलानी मिस्टेक हो गई थी, कोविड आ गया, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया, देश तरक्की कर रहा है। देश तो तरक्की कर रहा है, मुझे ये बताओ कि देश के 80% लोग क्या कर रहे हैं? हर तरीके से टैक्स देने के बावजूद, बावजूद उनके बच्चे मूलभूत सुविधाएं नहीं पा रहे, पेट काट कर। बताओ कितने लोगों की थाली में सलाद है आज? सलाद वो चीज है जो हम और आप जब गांव में रहते थे तो लोगों को बांट दिया करते थे, दूध दही मठा। आज 70 रुपए लीटर तो दूध है? सिलेंडर 1200 रुपए है, किसको नहीं पता है? किसकी थाली में सलाद है, आप मुझे बताइए। सलाद का मतलब वो चार खीरे के स्लाइसेस नहीं होते हैं? अगर खाने वाला आदमी जानता हो तो सलाद का मतलब 400 ग्राम कम से कम सलाद एक व्यक्ति के लिए, अगर घर में 4-5 मेंबर हैं एक टाइम में। बताइए किसकी थाली में सलाद है? अगर इंसान पूरे दिन कमाने के बाद सुकून से अगर ईमानदारी से खा नहीं सकता और उसको खा के अगर अपने बच्चों को खिला नहीं सकता और इतना नहीं बचा सकता जिससे कि उसका इलाज हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि सरकारी में तो होना नहीं है, तो सीधे सीधे मार दो। तो इसलिए भैया सबको, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के सफलता की। लेकिन पूंजीपतियों की डकैती से जरूर इसको बचाना, कॉर्पोरेट की डकैती से जरूर बचाना। अगर कोई फायदा हो, कहीं देखना कि बैंकों में रखे हुए पैसे को जिस प्रकार कॉर्पोरेट ने उसको लेकर लोन लेके वहां से और कैसे फुर्र हो गया विदेश में, और हमारी सरकारें देखती रह गई। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कॉर्पोरेट अच्छी अच्छी बातें करके और हमारे प्यारे भोले भाले नेताओं को मूर्ख बना के फिर से भाग जाए, तो बड़ा कष्ट होगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी मेहनत लगी है इस भारत की, इस चंद्रमा पे अपने यान को पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत लगी। उस मेहनत का अपमान मत होने देना। इस भारत के साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का अपमान मत होने देना। बस ये गुजारिश और प्रार्थना के साथ, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी का बच्चा, किसी का देवर, मैं देख पा रहा हूं यहाँ भाभी भी है, मेरे बहुत सारे भाई भी है, अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।